जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो बार बार हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का महासेशन चलता है, जिसमें हम CTET के प्रश्नोत्तर चला रहे हैं। इन प्रश्नोत्तरों को आप याद कीजिए, रट लीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोज रात 8 बजे CTET के लिए आपको विशेष नोट्स आपको प्राप्त किए जाएंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इनको आप ध्यान से बिना स्किप करे उसको पढ़ते रहें। और अगर PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट में अपना नंबर दीजिए, आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का होगा, बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या है? यानी बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या है? इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं या अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या बहुस्तरीय और मिश्रित होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगी? यानी बाल्यावस्था की जो समय है उसमें विकास कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसमें जो है विकास तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, इससे चाहे संवेगात्मक विकास हो या शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, धीरे धीरे डेवलप उसका होता रहता है। वो अपने को पहचानना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या है? पहला है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। दूसरा है नंबर बी, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। सी है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। यह डी, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें लिखा गया था एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या कहलाता है? बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक देता है। यानी बच्चों का मूल्यांकन होना आवश्यक है। जो हम उसकी परीक्षा लेता है वह होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे बच्चे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और जो शिक्षक है उसको भी अपने जो भूल होती है, जो कमी होती है, उसको पहचानने का उसको मौका मिलता है। उसे भी पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर मैंने गलत दे दिया, मुझे ऐसा देना चाहिए था। या बच्चे का IQ कैसा चल रहा है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, उसी के अनुसार उसको पढ़ाना। तो मूल्यांकन यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी जो कक्षा होती है उसके पीछे अंतर्निहित जो विचार है वो क्या है? ए, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। बी है, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। सी है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। या डी, बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा गया था समावेशी शिक्षा में अंतर्निहित विचार। तो दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यानी शिक्षा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वह विशेष बच्चे के लिए विशेष होगी। जैसे पहले होता था, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, वहां राजा का बच्चे भी वही शिक्षा ग्रहण करता और जो गरीब था यानी सामान्य व्यक्ति था उसके बालक भी उसमें या निम्न जाति का था वो भी एक ही जैसी शिक्षा प्राप्त करता था। शिक्षा समान
होती है, समावेशी शिक्षा है, जहां मिलेगी एक जैसी प्राप्त होगी। तो ये दार्शनिकता को भी दर्शाती है और यह सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान भी है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? पहला है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, बी है क्रियाकलाप में के अधिक मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, सी है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, डी है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो इसमें पूछा गया था, इसका 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्या पूछा गया था? कक्षा में सभी लिंगों के में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने की। जेंडर का मतलब हो गया कि लड़की है इसको गणित कम आती है या लड़का है तो उसको गणित ज्यादा आती है। ये रूढ़िवादिता विचारधारा को कम करने के लिए और विकास के विस्तार की संभावना बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी हो जाएगी? क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना। यानी जहां भी हम कोई प्रयोग कर रहे हैं उसमें लड़की और लड़का को ये लिंग भेद जो है इनको एक साथ रखना, यानी कि लड़के को अलग रख दिया या लड़के के लिए गेम अलग कर दे और लड़कियों के लिए अलग कर दे। इससे जो है लिंग विभेद हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात इन सभी को दूर करने के लिए आपको लड़की और लड़कों को एक साथ प्रयोग में लाना होगा, एक साथ समूह में उनको कार्य देना होगा और उसपे विचार विमर्श करके दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करना होगा। तभी जो है रूढ़िवादिता विचारधारा यानी जेंडर की रूढ़िवादिता विचारधारा वो दूर हो पाएगी। अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, यानी सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक या शारीरिक। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से एक की भूमिका महत्व दिया है। यानी वाइगोत्स्की का कहना था कि सामाजिक विकास होना आवश्यक है। बच्चे का सामाजिक विकास होगा अच्छे परिवेश से, अच्छे पर्यावरण से, तभी जाकर के वह शिक्षा भी ग्रहण कर पाएगा और उस शिक्षा को ग्रहण करने की उसके अंदर भावनात्मक पक्ष जो आध्यात्मिक शक्ति वो भी प्रबल हो पाएगी। अन्यथा सामाजिक परिवेश अच्छा नहीं मिलेगा तब जाकर के उसका विकास नहीं हो पाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, इससे पहले चैनल बने हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सीटीईटी का यहाँ सेशन चल रहा है। प्रश्न 6 है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा, ये नहीं का आपने विशेष ध्यान रखना है। कई बार हमें उत्तर पता रहता है लेकिन हमें घर आके पता चलता है कि यहाँ नहीं पूछा गया था। तो बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इन विकल्पों में से कौन सा सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका आ जाएगा क्योंकि ए भी है, यानी बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं। सी भी इसका सही हो जाएगा, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, यानी बच्चे कभी कभी अपने आप भी सीखने लगते हैं, कुछ चीजें करने लगते हैं। डी भी सही है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, यानी बच्चों का जब मन करता है तब वो सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर प्रवृत्त होती, लेकिन ये बच्चों में नहीं पाई जाती। यानी बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये संभव नहीं। सीखने की प्रवृत्ति उसके समाज से लेकर, परिवार से लेकर के, आस पड़ोस से लेकर के शुरू होती है, ना कि ये कक्षा तक सीमित है। अर्थात राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये गलत कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें,
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा कहलाता है? यानी जब बच्चा परिपूर्ण हो जाता है, वो अपने लिए अच्छा बुरा सोचने लगता है, उससे पता होता है कि हाँ, जो भी कार्य हो रहा, माता पिता जो कर रहे हैं, समाज जो कर रहा है, शिक्षक जो कर रहे हैं, वो मेरे लिए कर रहे हैं। ऐसी अवस्था कौन होती है? जब उसे वस्तुओं को घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करने लगता है, सोचने की क्षमता उसकी तीव्र हो जाती है। वो अवस्था कौन सी होती है? चार में से हम इसको पहचानना है। नंबर ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदी प्रेरक अवस्था, या डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी होती है जब बच्चे अपने वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगते हैं, वो अपने आप पर ही चिंतन करने लगते हैं कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वह कौन सा कथन है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकता है? यानी उसके संज्ञानात्मक परिवेश, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है, वह कौन सा कथन सही है? घर, खेल, समाज, सभागार, विद्यालय, कक्षा, पर्यावरण। तो कक्षा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी वह कौन सा एक कथन है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित, वो बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास को विद्यालय एवं पर्यावरण में कर सकता है। विद्यालय से उसको सीखने को मिलता है और पर्यावरण से ही उसको सीखने को मिलता है। वैसा सीखने को उसको हर जगह मिलता है, लेकिन वह इन चीजों से बेहतर सीखता है, अपने ज्ञान को बाहर निकाल सकता है। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी बच्चों की वो कौन सी अवस्था है जब वो अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करने लगता है, मित्रता करने लगता है और उनसे विचार विमर्श करने लगता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी किशोरावस्था ऐसी होती है, इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है अपना अनुसार कार्य करने लगते हैं। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाती है, अपने लिए समूह बनाने लगते हैं, टोलियां बनाने लगते हैं, अपने लिए मित्र बनाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कौन कहा जाता है? यानी ऐसी अवस्था जब बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाता है, उसे दूसरों के प्रतिफल की, दूसरों के विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह खुद सोचने लगता है। संवेदी प्रणोद अवस्था में, बी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, सी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में, डी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका चला जाएगा, यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चा अपने आंतरिक मनों को पढ़कर, आंतरिक विचारों, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, ये सब अवस्था में वो कर पाता है। अर्थात उसे फिर उसके लिए क्या विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरों के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में माना? अर्थ में क्या है? यानी गिलफोर्ड जो थे, उन्होंने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी सृजनात्मकता। गिलफोर्ड ने कहा था कि सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है, तो सृजनात्मक यानी सोच को, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अलग सोचने के लिए बालक के अंदर यह विकास हो पाता है। राइट आंसर हो जाएगा उसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर है? यानी विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक स्तर, उसका आईक्यू लेवल जो हो वो हाई हो, पढ़ने में बहुत तीव्र हो, तो
उसके लिए क्या करना अच्छा रहेगा? ये है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। बी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। सी है रुचियों की विभिन्नता। या डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12 की जो बात करें, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। यानी अगर आप चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, यानी उसका मन जो है, उसका दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, उसका विकास हो पाए, बुद्धि लब्धि उसकी IQ लेवल उसका हाई हो, तो आपको घर में भी अध्यापक की भूमिका निभानी होगी और घर में ही विद्यालय जैसा वातावरण आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। यानी फ्रीडम उसको नहीं छोड़ना है, या वो क्या कर रहा कैसे कर रहा ऐसे पद्धति नहीं अपनानी, बल्कि विद्यालय अनुसार उसके नियम बना देने हैं। खेलना कितना है, कितना पढ़ाई करनी है, कितना सोना आदि वगैरह अध्यापक की भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। अर्थात बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें 13 की, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? यानी पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ए ऑप्शन छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। बी है छात्रों पर आधारित अतिरिक्त बोझ डालना। या सी है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। या डी है छात्रों का मनोरंजन हो। तो 13 का यानी 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाने का तात्पर्य है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। यानी कि अगर हम बच्चों को समझा देते हैं, बच्चों के मन में यह भावना जागृत कर देते हैं कि पर्यावरण हमारा है और इसी से जीवन है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह रहेगा कि वास्तविकता पर्यावरण को बचाना चाहिए। वो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी और पर्यावरण के प्रति वो चिंतित होंगे। वो आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही समझाते रहेंगे, अर्थात बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो कार्य जल्दी भी कर देते हैं। इसलिए उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में पढ़ाना बेहतर है, क्योंकि पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो भी तभी जो है हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? यानी यहाँ पूछा है कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। कहने का मतलब बच्चों को अगर शिक्षा कार्यक्रम में यानी पढ़ाई से संबंधित विद्यालय में उनको बार बार जो है बिजी रखा जा रहा, उन्हें एक पल के लिए भी खुला नहीं छोड़ दिया जा रहा, तो कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? नंबर ए, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर बी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। या सी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। या डी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो 14 यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, यानी अनुशासनहीनता नहीं होगी। यानी बच्चों को अगर हम क्लासरूम में खुला छोड़ देते हैं तो उनके अंदर अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं उत्पन्न हो पाती है। वो आपस में झगड़ना शुरू कर देंगे, या आपस में ही छीना झपटी कर देंगे, या एक दूसरे की कॉपी पेन जो है उफाड़ेंगे तोड़ेंगे। कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता होगी, अर्थात हमें उन्हें स्कूल में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें 15 के, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, या इसमें से कोई। यानी महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण यानी जिन विचारधाराओं के कारण देश के नेता बने, उन्हें अपनी नींव रखी है, वो कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन दे रखा, अंग्रेजों ने विरोध भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन चला जाएगी, यानी दृढ़ संकल्प शक्ति। महात्मा गांधी जी ने सोचा था कि भारत को आजाद दिलानी, स्वतंत्रता दिलानी है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। संकल्प शक्ति मजबूत थी, लोगों की प्रति भावना अच्छी थी, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भावना अच्छी थी, अर्थात उनको सफलता भी प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका था? यानी एक ऐसा कथन था
कि बच्चों के लिए अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो खुद बालक जैसा व्यवहार हो, बच्चे के साथ बालक जैसा व्यवहार करे। किसका कथन था? मेनकेन का, रूसो का, अरस्तु का, जॉन लॉक का। तो 16 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन चला जाएगा। मेनकेल का ये विचारधारा थी कि बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक वही है जो खुद बालक है, अर्थात वह सख्त होगा तो बच्चों के साथ समावेश नहीं हो पाएगा, अर्थात वो शिक्षक नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? यानी शिक्षा में प्रयोजनवाद किसने दिया था, इसके विचारधारा की जो प्रवर्तक माने जाते कौन थे? किलपैट्रिक, पेस्टलॉजी, विलियम्स जेम्स या जॉन डेवी। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन चला जाएगा। यानी प्रयोजनवाद की जो विचारधारा दी थी यह दी थी विलियम्स जेम्स ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? यानी शिक्षण व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? मूल्य केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चला जाएगा। यानी शिक्षण छात्र केंद्रित, यानी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था जो हमने बना रखी है, सरकार ने जो लागू कर रखी है वह शिक्षण तथा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्र के अनुसार, यानी छात्र उसको पढ़ भी पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा, छात्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी उसका विकास कैसे हो पा रहा है, यह जानना जरूरी है, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है? यानी शिक्षा की नींव कमजोर होती जा रही है, तो इसका कारण क्या है? ए, अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता होगी, बी है राजनीतिक हस्तक्षेप, सी है छात्राओं की अनुशासनहीनता, या डी है अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन चला जाएगा। यानी अध्यापिकाओं कि अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता, यानी आजकल जो है शिक्षा स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अध्यापिकाओं की जो उत्तरदायित्व, यानी जो भी शिक्षक है, शिक्षक और शिक्षिका है, उन्होंने जो उत्तरदायित्व उनको दिया गया है वो केवल अपनी सैलरी पर डिपेंड है कि कब सैलरी आएगी, अर्थात वो शिक्षण के लिए उतावले नहीं होते, उस शिक्षण देने के लिए उत्तरदायित्व नहीं समझते, वो केवल अपने सैलरी पर डिपेंड रहते हैं कि कब सैलरी आएगी, कैसे पैसे बढ़ेंगे, या उनके बच्चों के भविष्य के प्रति उनकी कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, उसके लिए वो कार्य नहीं करते, क्योंकि शिक्षक वही है जो किताबों को अपना दर्पण मानता है, जो पढ़ने से पहले पढ़ कर जाता है, अर्थात वो पुनः निरीक्षण करके जाता है, लेकिन इस शिक्षण का स्तर इसीलिए गिरा कि शिक्षा को जो है वो अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए, यानी बालक के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वो जन्मजात होती है, उसे क्या बनना है उसे पहले से ही मालूम, लेकिन उसे मालूम नहीं होता, उसके अंदर वो खूबी पहले से होती है। कोई इंजीनियर बनेगा वो टूटे फूटे सामानों को जोड़ता तोड़ता नजर आएगा, कोई कलाकार बनेगा पेंटिंग करेगा, कोई डांसर बनेगा वो डांस करता रहेगा, यानी क्षमता उसके अंदर है, लेकिन उसको सही समय पर पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना क्या कहलाता है? ए, रचनात्मक कार्यों के लिए, बी, खेलों के लिए, सी, शारीरिक विकास के लिए, डी, ज्ञानार्जन के लिए। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह चला जाएगा ये ऑप्शन, यानी रचनात्मक कार्यों के लिए। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए, यानी वो अगर खिलौने से खेल रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसको सही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो दिमाग है वो टेक्नोलॉजी में अधिक है, उसको उसी के अनुसार उसको क्षेत्र भी पहुंचाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनौपचारिक अध्यापक कौन है? औपचारिकता का मतलब हो गया कि जैसे विद्यालय में होता है वो अनौपचारिक शिक्षक है, चाहे वो कितना भी बच्चे से प्रेम करता हो, अगर उसने कार्य गलत किया हुआ है तो अपने स्वरूप के अनुसार, अपने पद के अनुसार उसे डांटना भी, पीटना भी, मारना भी, और उसे सही रास्ते पे लेकर आना। यानी जिसने औपचारिकताएं पूर्ण करनी है वहां सर कहना है तो सर ही कहना, चाहे वो छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई है, तो
उस अनुसार कार्य करना। जिस तरीके से औपचारिक पत्र होता है उसमें सेवों में श्रीमान चाहे पिता अपने पुत्र के लिए लिख रहा है, उसमें औपचारिकता पूर्ण की जाती है कि सेवों में श्रीमान अपने पुत्र को डायरेक्ट नहीं लिख सकता। तो ऐसे अध्यापक है, उसके साथ उसकी माँ, उसके भाई बहन या उसका पिता। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी उसकी माँ। अनौपचारिक शिक्षक की बात करिए, उसकी माँ उसके साथ वो बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक शिक्षक अध्यापक है, उसकी माँ होती है। यानी उस माँ के साथ वो प्रेम से भी कभी गुस्से करके वो अपनी बातों को करता है और कहता है, यानी अपनी बातों से वो विचार विमर्श आदान प्रदान करता है, उसमें औपचारिकता की बात नहीं होती है। यानी उसे अपनी माँ को मैम या अन्य तरीके से नहीं बुलाना पड़ेगा, उसे सीधा माँ करके भी अपनी बात को, तो माँ अनौपचारिक शिक्षिका होगी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वह गुण जो शिक्षण में परमाणु आवश्यक होता है वह कौन सा? यानी शिक्षण क्षेत्र में जो अति आवश्यक गुण होते हैं वो कौन से? ए प्रभुत्ववादी अभिवृद्धि, बी है अनुकूलन धैर्य एवं सतर्कता, सी है सांसारिक प्रवृत्ति, डी है निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी अनुकूलन धैर्य एवं सतर्कता। यानी शिक्षण में अगर जो शिक्षक है उसके अंदर अनुकूलन होना चाहिए। अनुकूलन का मतलब हो गया कि उसे अपने ज्ञान का परिमार्जन करना, बार बार उसका पुनर्निरीक्षण करना, यानी वो इस अहंकार में नहीं रह सकता कि मैंने डिग्री हासिल की है तो मुझे सब आता है। यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बार बार रिवीजन करने से बढ़ती है। अगर रिवीजन छूट गया तो उस शिक्षा का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। अर्थात अपना अनुकलन, अपना मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है, धैर्य होना भी बेहद जरूरी है और सतर्कता अपनानी भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो है नए नए बदलाव आ रहे हैं। आप धैर्य का मतलब, कोई बालक अगर अति शरारती होता है तो आप अपने आवेश में आकर के उसे मार पीट नहीं सकते, तो ये धैर्य होना भी जरूरी है। यानी आवेश एकदम क्रोधित मत हो जाना। सतर्कता भी जरूरी है। सतर्कता का मतलब हो गया कई सारे कानून बन गए हैं कि किस तरीके से बच्चे से व्यवहार करना। तो ये तीनों गुण है शिक्षण या शिक्षक के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें 23 की, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य, विद्यालय एक संस्था मानी जाती है जिसका कार्य क्या होता है? सामाजिक दूरी स्थापित करना, सामाजिककरण करना, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी सामाजिककरण करना। यानी बच्चों में सामाजिकता लाना, समाज में कैसे रहना, बड़ों से कैसी बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, व्यवहार कैसे करना, आचार विचार कैसे प्रदान करना, उस बालक का सामाजिकरण उसके अंदर स्थापित करना। अर्थात विद्यालय जो संस्था है वो सामाजिकरण के लिए होती है, वो पर्टिकुलर के लिए नहीं होती है। जैसे वर्तमान शिक्षा जो प्रभाव बना जा रहा है वो केवल रोजमर्रा की या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अधिक जोर दिया जाता है, जबकि इसका वास्तविक कारण क्या है? सामाजिकरण करना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? परिवार, समुदाय, धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती है, किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। यानी अनौपचारिकता की बात हमने ऊपर की थी जिसमें औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होती। भाई कक्षा 8 में हम पढ़ा रहे हैं तो 8 में पाठ्यक्रम निहित किया गया है सरकार द्वारा, बोर्ड द्वारा उस पाठ्यक्रम में निहित दिया गया है। माना हिंदी का ही है तो हिंदी में 12-13 पाठ जो है वो निहित किए गए, पूरे बोर्ड में जो है एक जैसे पाठ होंगे। तो कौन सा पाठ से कितने प्रश्न आ गए ये सब निहित किया गया है, कौन सा पाठ कैसे दिया गया वो सब निहित, लेकिन कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, वो घर में भी हो सकता है। हम बातचीत करें किस विषय में करें उसकी औपचारिकता पूर्ण नहीं है, या हम माँ से बात करें, भाई से बात कर रहे हैं, समाज में बात करें तो उसके हमारे पास लिस्ट नहीं है, सूची नहीं है, वो ये अनौपचारिक शिक्षा होगी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का होगा 25, यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? यानी एक बालक ऐसा भी है, क्योंकि समुदाय है, समावेशी शिक्षा आप दे रहे हैं, एक कक्षा में कई सारे बालक बालिकाएं होती है,
कई ऐसे भी होंगे जो पढ़ने में तीव्र होंगे, उनकी बुद्धि जो है, उनका ध्यान जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है। कई ऐसे भी होंगे जिनका ध्यान उसकी तरफ नहीं हो, शरारत करते रहते हैं। तो आपको क्या करना, आप क्या करना पसंद करेंगे? स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देने, शिक्षण शिक्षण जो रोचक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। हम स्वयं शिक्षा में रुचि लेंगे, ऐसा भी नहीं कि मैं खुद ही अपने में आप में मस्त हुआ हूं, मैं पाठ पढ़ने में व्यस्त हो रखा हूं, मुझे पता ही नहीं आगे क्या हो रहा है। अर्थात आपको शिक्षण में ये नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं होना रुचि लेने वाले छात्र, ऐसा भी नहीं हो सकता। शिक्षण में रोचक, शिक्षण रोचक भी नहीं बना सकते ज्यादा, जैसे उस बनार को उसी तरीके से बना सकते, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुचि का मतलब उसका ध्यान नहीं लग पा रहा है, उसका कारण क्या है, वो ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इससे जानने का प्रयास करेंगे तब कारण दूर करेंगे। तो कुल मिलाकर 25 प्रश्न हमने पेडागोजी के आज लाए। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रात को 8 बजे हमारा हिंदी संस्कृत क्या सॉरी सीटीटी का सेशन चलता है। कल रात को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।